बच्चे इस झोपड़ी में जल रहे हैं, कोई तो बचाओ। मेरे मासूम सा दोनों बच्चे, अब तो वो जिंदा भी नहीं होंगे। ये क्या हो गया? कैसा कहर तुम मेरे ऊपर बरसा रहे हो? दोनों फूट फूट कर रोते हैं और वो झोपड़ी कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है। ये कहानी है माधवपुर नामक गांव की, जहां रघु अपनी पत्नी सुगंधा और अपनी 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे उनका दिन गुजर रहा था। देखो जी, आज भी हमारे दोनों बच्चे खाली पेट सो गए हैं। ऐसे कब तक चलेगा? मुझे अब इन दोनों को देखकर तरस आता है। हम दोनों माँ बाप होकर भी अपने दोनों मासूम बच्चे को भरपेट खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। वहीं राहुल तो रोते रोते सो गया है। वो कह रहा था कि आज उसे खाना ही खाना है। मैंने जैसे तैसे उसे पानी पिलाकर सुलाया है। क्या करूं भाग्यवान, मैं सब जगह काम की तलाश में जाता हूं, पर मुझे कहीं काम मिलता ही नहीं है। मुझे परिवार को चलाने के लिए काम ढूंढना ही होगा। मैं अब काम ढूंढ कर ही लौटूंगा। तुम बस दोनों बच्चों का ध्यान रखना। रघु उदास होकर घर से निकल पड़ता है और पूरे गांव में भटकने के बाद घने जंगलों की तरफ चला जाता है। सुबह से लेकर शाम हो गई और अभी तक मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला, और जंगल में भी ना ही कहीं कोई लकड़ियां दिख रही हैं और ना ही कोई फल है जिसे तोड़कर मैं बाजार में बेच सकूं। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। फिर रघु एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे रोते हुए एक गांव वाला दूर से ही देख लेता है और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। मुझे घर जाना चाहिए, रात होने वाली है। अगर घर नहीं गया तो पता नहीं सुगंधा और बच्चे कितना परेशान हो जाएंगे। मैं खाली हाथ ही जाता हूं। फिर रघु जैसे ही घर आता है, रघु अपने मन में, अरे, मैं तो आज घर में कुछ भी नहीं लाया है। फिर इतने सारे खाना कहां से आ गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप आ गए जी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। देखिए, हमारे घर में इतना सारा खाना है, अब खाने की कमी नहीं है। आप भी खा लीजिए, दोनों बच्चे ने भरपेट खा लिया है। हाँ पिताजी, खाना बहुत अच्छा था। आज हम लोगों ने कई दिनों बाद इतने अच्छे खाना खाए हैं। सुबह तो हमारे घर में एक दाना भी नहीं था, फिर इतने तरह तरह के पकवान हमारे घर में कहां से आया है? आप चिंता क्यों करते हैं जी? भगवान ने इंतजाम कर दिया है। वो अपने बच्चों को कभी भूखे नहीं सोने देते हैं। चलो अच्छा है, कम से कम आज तो हम सबको भूखा नहीं सोना पड़ेगा। चलो खा लेते हैं। फिर रघु भी खाना खा लेता है और सभी खाकर खुशी खुशी सो जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाता है और सुगंधा के घर में रोज तरह तरह के पकवान आते रहते हैं। तभी एक दिन उसकी पड़ोसिन विमला ये देख लेती है। अरे, ये तो ढंग से कोई काम धंधा करता नहीं है। देखती हूँ रोज रघु जाता है और खाली हाथ आ जाता है। फिर इसके घर में रोज तरह तरह के पकवान कहाँ से बनते हैं? जरूर कुछ दाल में काला है। फिर विमला वहां से आगे जाती है। तभी एक गांव वाला मदन आ जाता है। क्या हुआ विमला, आज तुम बहुत परेशान हो? अरे मदन भाई, मैं एक बात लेकर परेशान हूँ। ये सुगंधा जो है, इसके घर में आए दिन पकवान देखती हूँ सब खाते रहते हैं, जबकि अभी तक रघु को कोई ढंग का काम नहीं मिला है। फिर इतना पकवान उसके घर में कहाँ से आ सकता है? अरे तुम्हें नहीं पता, उसके घर में तो रोज एक सेठ आता है। अच्छा सा कपड़ा पहने हुए रहता है और वही तरह तरह के पकवान देकर जाता है। अरे, कोई सेठ बिना फायदे के किसी को 1 रुपया तक नहीं देता और इसे रोज पकवान दे रहा है। यानी कि दोनों के बीच में जरूर कोई गलत संबंध है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी शक हो रहा था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। ये ठीक नहीं है। हमारे गांव में सरेआम कोई गलत काम कर रहा है और हम लोग आंख बंद करके बैठे रहे।
हमें उसका सच सबके सामने लाना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। अगली बार सेठ आएगा तो मैं उस पर ध्यान रखूंगा और रंगे हाथों दोनों को पकड़ लूंगा। देखते ही देखते ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और रघु के कानों में भी चला जाता है। रघु अपने मन में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव वाले मेरी पत्नी के बारे में जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? मुझे आज इसका पता लगाना ही होगा। सच क्या है और झूठ क्या है? रघु वापस लौट आता है और अपने घर के पीछे एक पेड़ के नीचे छिप जाता है और इंतजार करने लगता है। थोड़ी ही देर में एक सेठ अच्छा सा नए कपड़े पहनकर रघु के घर में जाता है। रघु अपने मन में, अच्छा, तो यही वो सेठ है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे, और इसे तो मैं जानता भी नहीं हूं। फिर मेरी पत्नी इसे घर के अंदर क्यों ले जा रही है? फिर सुगंधा सेठ से हंस हंस कर बातें करने लगती है। अच्छा, तो ये इसे जानती है और मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं। यानी कि गांव वाले जो कह रहे थे वो सच था। इन दोनों का गलत संबंध है। रघु फूट फूट कर रोने लगता है और घर से उल्टे पांव वापस घने जंगलों की तरफ चला जाता है। नहीं, बस बहुत हो गया। अब मैं कभी अपने घर वापस नहीं जाऊंगा और ना ही मैं अपनी पत्नी का चेहरा देखूंगा। उसने मुझे धोखा दी है, लेकिन शायद ठीक ही की। वैसे भी मेरे साथ भूख और गरीबी में तिल तिल मर जाती, और मेरे बच्चे भी, वो खाना खाकर कितना खुश था। चलो, अगर मेरे बच्चे भी खुश हैं और मेरी पत्नी भी खुश है, तो मुझे अब वहां नहीं जाना चाहिए। मैं इसी जंगल में अपना जीवन बिताकर मर जाऊंगा, पर अब कभी वापस नहीं जाऊंगा। रघु रोता हुआ एक तालाब के किनारे बैठ जाता है और जैसे ही आधी रात होती है और चांद की रोशनी तालाब पर पड़ती है, तभी तालाब से एक सुनहरी मछली बाहर निकलती है। ये क्या, इतनी बड़ी सुनहरी मछली? मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। तभी वो मछली तेजी से रघु के पास आ जाती है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अरे, तुम तो इतनी बड़ी सुनहरी मछली हो और मुझसे बात कर रही हो। ये कैसे हो सकता है? मैं सभी परेशान लोगों की मदद करती हूँ, और तुम्हारे आंसू जैसे ही तालाब में गिरे तो मुझे समझ आ गया कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं जिस परेशानी में हूं, कोई मुझे उससे बाहर नहीं निकाल सकता है। तुम चली जाओ, मुझसे तुमसे कोई बात नहीं करना है। देख लो, मैं जानती हूँ तुम बहुत बड़ी परेशानी में हो, और मैं तुम्हारी मदद किए बिना यहाँ से नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज है सबकी मदद करना। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। तुम चली जाओ। ठीक है, तुम कुछ मत बताओ, बस अपना दोनों पैर तालाब में डाल दो, फिर तुम्हारी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्या सच में? जिंदगी की परेशानी खत्म करने के लिए इसमें पैर डालना पड़ेगा? फिर रघु तालाब में अपने दोनों पैर डाल देता है। तभी उसे तेज झटका लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। सुनहरी मछली अपनी जादुई शक्ति से उसका पूरा सच जान लेती है। कुछ देर बाद रघु को होश आता है। ये क्या, तुमने मेरे साथ क्या किया कि मैं बेहोश हो गया था? मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बिजली का झटका लग गया है। मैं तुम्हारा सच जान गई हूँ। तुम अपनी पत्नी पर शक कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी पत्नी किसी से गलत संबंध में है। हाँ, और मेरी गरीबी की वजह से उसने ऐसा किया है। अगर उसने ऐसा किया भी है तो मुझे अब कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं उसे भरपेट खाना भी नहीं खिला सकता था। जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो हमेशा दिखता नहीं है। तुम्हें एक बार घर जाकर पूरा सच जानना चाहिए। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अब उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा जहां मेरी पत्नी मुझे अपने दिल से निकाल चुकी हो। तुम मेरी बात पर भरोसा करो। तुमने जो अपनी आंखों से देखा है वो आधा सच है,
तुम्हें जाकर अपनी पत्नी से पूछना चाहिए। मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी आंखें देती हूँ। मेरी आंखों से तुम वो सच्चाई देख सकोगे जो तुम्हें अपनी आंखों से नहीं दिख रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वे लोग हंस हंस कर बातें कर रहे थे। पूरे गांव को पता है। तुम मुझे क्या बताओगी? तुमने सिर्फ देखा है, सुना नहीं। अब मेरी आंख को ले जाओ जिससे तुम सुन भी सकते हो। सुनहरी मछली अपनी एक आंख रघु को दे देती है। फिर अगली सुबह की पहली किरण के साथ रघु जादुई आंख लेकर निकल पड़ता है और अपने घर के पास आकर पेड़ के पास छिप जाता है। तभी थोड़ी देर में सेठ अच्छे कपड़े पहनकर हाथ में तरह तरह के पकवान लेकर रघु के घर में जाता है। आज फिर आ गया। आज मैं उनकी बातें सुनूंगा, चाहे डर ही क्यों न लगे। रघु सुनहरी मछली की आंख अपनी आंखों में लगाता है और अंदर देखता है। भैया बैठिए, पता नहीं राहुल के पापा कल से निकले हैं और अभी तक लौटे नहीं। अगर आप उनसे मिलते तो वो बहुत खुश होते। रघु अपने मन में, इसको भैया क्यों बोल रही है? सच कहूं सुगंधा, अगर उस दिन तुम मेरी पत्नी को समय पर वैद्य के पास न ले जाती तो मैं आज अपनी पत्नी और अपने बच्चे को खो देता। ये सब उसी एहसान का बदला है। और उस दिन भी तुम कितनी भूखी प्यासी थी और तुम्हारे बच्चे भी भूख से रो रहे थे। इसलिए मेरी पत्नी ने मुझे ये सब लेकर भेजी है। भैया, मैं आपके घर झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। ये बात मेरे पति को नहीं पता है। अगर पता चलती तो उनका दिल टूट जाता, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और किसी के घर में झाड़ू पोछा करते हुए वो नहीं देख सकते हैं। इसलिए मैं रोज उनके काम पर जाने के बाद आपके घर झाड़ू पोछा चोरी चुपके करती हूँ। ये बात जैसे ही रघु सुनता है तभी उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ये क्या? मेरी पत्नी झाड़ू पोछा का काम करती थी और इस सेठ की पत्नी और बेटे की जान बचाई, इसलिए ये मेरे बच्चों को रोज खाना दे रहा है। हे भगवान, मैं अपनी पत्नी के बारे में कितना कुछ गलत सोच लिया था। ये मुझे क्या हो गया है? रघु फिर से घर के अंदर देखता है। देखो, मेरी पत्नी अब कुछ ही दिनों में बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए उसने तुम्हें खास तौर पर बुलाया है। उस दिन तुम्हें आकर मेरी पत्नी की अच्छे से देखभाल करनी है और मेरे बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में लाना है। हाँ भैया, आप चिंता क्यों करते हो? मैं भी आपके यहाँ नौकरानी बनकर गई थी, लेकिन आपकी और भाभी की बातें सुन सुनकर मुझे बिल्कुल अपनों जैसा रिश्ता लगने लगी, जिस वजह से आपने मुझे बहन बना लिया और मैं भी आपको अपने भाई की तरह मानने लगी। काश मेरे पति भी आपसे मिलते तो वो कितने खुश हो जाते। मेरा तो कोई भाई नहीं है, लेकिन आप जैसे सेठ मेरे भाई बन गए हैं। लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि आप रोज हमारे घर खाना देने आते हैं। अब सोचती हूँ बता दूं। हाँ, तुम्हें अपने पति को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। गलतफहमी से कितनों के घर टूट गए हैं। तुमने इतने दिनों तक बात छुपा ली, अब सारी सच्चाई बता देना। हाँ भैया, आप ठीक कहते हो। वो आएंगे तो मैं सारी सच्चाई बता दूंगी और आप भी रुक जाते, उनसे मिलकर ही जाते। अच्छा, कोई बात नहीं बहन, मैं एक दिन रघु से भी मिलूंगा। अभी मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तुम अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाना। हाँ भैया, बच्चों ने तो खा लिया होगा। मैं बस उनके इंतजार में हूँ। पता नहीं रात भर कहाँ रहे होंगे। उनके आते ही हम सब साथ बैठकर खा लेंगे। ठीक है, खा लेना। मैं अब चलता हूँ। सेठ झोपड़ी से निकल जाता है। पीछे खड़ा रघु फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी पत्नी इतनी अच्छी थी और सेठ भी इतना अच्छा था, और गांव वालों ने कितनी गलत अफवाह फैलाई थी और मैं भी बहक गया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरा घर बर्बाद होने से बचा लिया। अब मुझे सुगंधा से माफी मांगना होगा। रघु घर के अंदर जाता है। आप आ गए जी। मुझे माफ कर दो सुगंधा, मैंने तुम्हें गलत समझा। गांव वाले की बातों में आकर मुझे लगा तुम्हारा उस सेठ से गलत रिश्ता है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो जी? मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ।
मैं आपको धोखा देने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। आज मुझे तुम पर पूरा यकीन हो गया। ये सुनहरी मछली की आंखें हैं। अब इसे मुझे वापस देना होगा। इसी वजह से हमारा घर टूटते टूटते बच गया। सुनहरी मछली की आंखें, ये कैसे हो सकता है? मैं गांव वालों की बातों में आ गया था और तुम्हें सेठ के साथ देखकर यकीन हो गया तुम दोनों के बीच गलत संबंध है। मैं तालाब के पास रो रहा था, तभी सुनहरी मछली ने मुझे ये आंखें दी और कहा कि इससे सच्चाई दिखेगी। आज तुम दोनों की बातें सुनकर समझ आ गया कि मैं गलत था। तुम बच्चों का ध्यान रखो, मैं आंखें लौटा कर आता हूँ। फिर रघु जंगल की तरफ चला जाता है। तालाब के पास खड़ा होकर बोलता है, सुनहरी मछली सामने आओ, मुझे तुम्हारी आंखें लौटानी है। तभी तेज रोशनी फैलती है और सुनहरी मछली प्रकट होती है। तुम्हें तुम्हारी पत्नी और सेठ की सच्चाई पता चल गई। हाँ, मुझे दोनों की सच्चाई पता चल गई। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन आज तुमने मेरा घर बर्बाद होने से बचा लिया। अब ये लो अपनी अमानत, तुम्हारी आंखें। ठीक है, तुम्हें सच्चाई पता चल गई, लेकिन अब तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ, क्यों नहीं? तुमने मेरा घर बचाया है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आने वाली 20 तारीख को तुम मेरे पास आना। उस वक्त मैं तुम्हें एक काम बताऊंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जिंदगी बचाई है। ठीक है, मैं 20 तारीख को जरूर आऊंगा। फिर रघु घर लौट आता है। दोनों खुशी खुशी खाना खाते हैं और हंस हंस कर बातें करते हैं। वहीं दूर खड़ी विमला ये सब देख लेती है। विमला अपने मन में, ये क्या? मैं तो इनका घर तोड़ना चाहती थी, लेकिन ये फिर से एक हो गए हैं। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं, मेरे रहते हुए खुश रह लेंगे? कभी नहीं, मैं इनका घर तोड़ के रहूंगी। रघु को मैंने कहा था मेरी बेटी से शादी करने के लिए, पर रघु ने मेरी बेटी से शादी नहीं की और उसका अपमान करके ठुकरा दिया। इतनी आसानी से मैं इसे खुश कैसे रहने दूंगी, अभी बताती हूँ। फिर विमला मदन के पास जाती है। क्या हुआ विमला, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? देखो, हमने रघु को सारी सच्चाई बताई थी, लेकिन आज रघु खुद अपनी पत्नी के साथ खाना खा रहा है और हंस हंस कर बातें कर रहा है। वो तो पूरे गांव में गंदगी फैला रहा है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। वो नहीं सुधरने वाला है, और अगर वो इसी तरह गांव में गंदगी फैलाता रहा तो हमारी पत्नी और हमारी बेटियां बिगड़ जाएंगी। हमें उसे सबक सिखाना होगा। आज रात ही हम गांव वाले को इकट्ठा करके उसके घर में आग लगा देंगे और उसे गांव में रहने नहीं देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। गांव वाले भी हमारी बात में जरूर आ जाएंगे। वैसे भी वो लोग को भी ये बात पता है। फिर मदन और विमल पूरे गांव वाले को इकट्ठा कर लेते हैं और आधी रात होते ही जब रघु अपने परिवार के साथ सो रहा होता है, तभी उसके घर में आग लगा देते हैं। चलो, अब हो गया काम। अब गांव में ये गंदगी कभी नहीं रहेगा। विमला अपने मन में, चला था मेरी बेटी को छोड़ने, अब तुम कहीं के नहीं रहोगे। मैं जो चाहती हूँ वो करके रहती हूँ। आग की गर्मी से सुगंधा की नींद खुल जाती है। अरे देखिए, हमारे घर में आग लग गई है। ये कैसे हुआ? हमारे घर में आग कैसे लग सकती है? अब हमें यहाँ से भागना होगा। तुम जल्दी से दोनों बच्चों की खाट बाहर निकालो, मैं कुछ जरूरी सामान निकालता हूँ। सुगंधा जल्दी जल्दी बच्चों की खाट खींचकर बाहर निकाल लेती है और रघु भी जैसे तैसे थोड़ा बहुत सामान लेकर बाहर आ जाता है और कुछ ही देर में आग पूरी तरह फैल जाती है। अरे, हमारे घर में अचानक आग कैसे लग गई? पता नहीं जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो, शुक्र है हमारे बच्चे बच गए। दोनों खाट पर सोए हुए हैं। सुगंधा जैसे ही कपड़ा हटाती है, वहां बच्चा नहीं होता है। ये क्या? खाट पर बच्चा नहीं है। हमारा बच्चा कहाँ गया? लगता है वो घर में ही रह गया। ये कैसे हो सकता है? अगर तुमने खाट बाहर निकाली थी तो बच्चा इसमें क्यों नहीं है? इसमें तो सिर्फ तकिया और कपड़े हैं। अब मैं समझ गई, ये सब विमला और मदन की चाल है। वही लोग हमेशा हमारे घर से जलते थे।
शायद उन्होंने हमारे बच्चे को खाट से हटाकर घर में डाल दिया होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, मेरे बच्चा वापस आ जाओ। यानी हमारा बच्चा इसी घर में जल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा, मेरी बेटी दोनों मर नहीं सकते हैं। मैं अभी उन्हें लेकर आता हूं। नहीं जी, आग पूरी तरह से फैल चुका है। मैं आपको भी नहीं खोना चाहता हूँ, आप रुक जाइए। सुगंधा रघु का हाथ पकड़ लेती है और दोनों फूट फूट कर रोते हैं, लेकिन गांव वाले तमाशा देखते रहते हैं। और विमला मदन की बातों में आकर कोई भी रघु और सुगंधा के पास नहीं आता है और सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। ये सब पूरे गांव वालों ने मिलकर किया है। मैं भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो, अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। दोनों तालाब के पास पहुंचते हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? अब हमारी मदद सिर्फ सुनहरी मछली ही कर सकती है। हे सुनहरी मछली, सामने आओ, मुझसे तुमसे बात करनी है। तभी तेज रोशनी फैलती है और सुनहरी मछली प्रकट होती है। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मेरे बच्चे को गांव वालों ने जलाकर मार दिया है। मैं उन सब से बदला लेना चाहता हूँ। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ये तो मुझे पता था कि तुम्हारा बच्चा जलकर मरेगा, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं पता था। भाग्य में जो लिखा होता है वो बदला भी जा सकता है, अगर आसपास के लोग सही हों, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। इसलिए मैं भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम दोनों को अपनी आधी उम्र मुझे देनी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं अपनी आधी उम्र दे देता हूँ। बस मुझे बदला चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें ये शक्ति देती हूँ कि तुम जिस किसी के घर को जलाना चाहोगे, बस एक बार बोलोगे और वो घर हमेशा के लिए राख हो जाएगा। तुम इस शक्ति से अपना घर और अपनी जिंदगी भी बना सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सबसे चुन चुन कर बदला लूंगी। फिर सुनहरी मछली तालाब में चली जाती है। चलो, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, पूरे गांव को जला देंगे। फिर दोनों अपने जले हुए घर के पास खड़ा होता है। रघु अपने मन में, मुझे अपने जले हुए घर के पास एक आलीशान महल चाहिए। कुछ ही पलों में वहां एक भव्य महल बन जाता है। ये क्या, इतने बड़े महल का निर्माण हो गया? कुछ ही पल में? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन अब मुझे विमला से बदला लेना है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। अगली सुबह विमला अचानक अपाहिज हो जाती है। ये क्या, मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लगता है ये मेरे पाप कर्मों की सजा है। मैंने रघु और सुगंधा के बच्चों को मरवा दिया था, उसी का फल मुझे मिल रहा है। विमला फूट फूट कर रोती है और वहीं जैसे ही गांव वाले रघु का महल देखते हैं, सभी घबरा जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसका घर जला दिया था और एक ही दिन में इतना बड़ा महल खड़ा हो गया। ये काला जादू करता है। भागो यहां से, भागो। सभी गांव वाले डर के मारे भाग जाते हैं। वहीं रघु ये सब देखता है। रघु अपने मन में, आज रात ही मैं सबको मार दूंगा, तभी मेरे बच्चों की मौत का बदला पूरा होगा। फिर रात होते ही रघु गांव की तरफ निकलता है। तभी उसे एक बच्चा जोर जोर से रोता हुआ दिखता है। रघु अपने मन में, मेरा बच्चा भी इसी तरह रो रो कर मरा होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं भी बच्चों को मार दूं, तो मुझ में और गांव वालों में क्या फर्क रहेगा? मैं ऐसा पत्थर दिल इंसान नहीं बन सकता हूँ। रघु रोते हुए वापस घर लौट आता है। क्या हुआ जी? मैं गांव वालों को नहीं मार सकता। गांव के हर बच्चे में मुझे अपना बच्चा दिखता है। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। मैं भी गांव गई थी, लेकिन किसी के घर में आग नहीं लगा पाई। चलो, हमें ये शक्ति वापस कर देनी चाहिए। ये शक्ति हमारे किसी काम की नहीं है। फिर दोनों तालाब के पास पहुंचते हैं। हे सुनहरी मछली, सामने आओ। तभी सुनहरी मछली सामने आ जाती है। क्या हुआ? तुमने गांव को जला दिया? नहीं,
मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए, मुझे ये धन भी नहीं चाहिए। तुम ये शक्ति वापस ले लो। मैं किसी को मार नहीं सकता हूं। सभी गांव वाले और उसके बच्चे मेरे परिवार हैं। अगर मैं भी वैसा ही करूं तो हम दोनों में क्या फर्क रहेगा? हाँ, गांव वालों ने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन हम गांव वालों के साथ बुरा नहीं कर सकते हैं। तुम दोनों दिल के बहुत नेक हो। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम दोनों उसमें सफल हो गए। लेकिन मैं अपनी ये शक्ति वापस ले लूंगी, पर तुम्हारी आयु वापस नहीं दूंगी। और 3 दिनों बाद ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी